जीत का दम तो आप भी भर रहे हैं, आपकी पार्टी भी भर रही है, लेकिन जो लो वोटर टर्नआउट हो रहा है, अगर देखा जाए लखीमपुर खीरी जहां पर इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, लग रहा था कोई आक्रोश या कोई एक वेव होगी, वहां भी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन पिछली बार की मुकाबले कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक कंसर्न का विषय है कि जनता मतदान केंद्रों तक क्यों नहीं आ पा रही है। बड़ा सिंपल सा है, भाजपा का वोटर उदासीन है। अच्छा, यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में खीरी टाउन है जिसमें करीब 80% सर लखीमपुर खीरी में तो गुस्सा होना चाहिए ना भाजपा के लिए, तो फिर उदासीन कैसे हो गया? नहीं हाँ। मैं बता तो रहा हूँ, आप वो तो आपका वोटर होगा। फिर उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो वोटर जो बीजेपी का वोटर है वो उदासीन है। अच्छा। और जैसे मराठी का वोटिंग था जो 55% था वो पहुंच गया 62%। यहाँ पे खीरी टाउन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये हमारे गृह मंत्री जी रहते हैं, जिस जगह पर जो उनके आसपास का इलाका था, तो जो सिख डोमिनेटेड एरिया था वहाँ कहीं कहीं 70% और 72% हुआ है वोटिंग। तो शहरी अर्बन एरिया में जो बीजेपी का कोर वोट जहाँ पे ज्यादा रहता है वहां पर वोटिंग परसेंटेज डाउन है। देहात का जो वोटिंग परसेंटेज वो ज्यादा है। आप तो ओवरऑल बोल रहे हो लखीमपुर खीरी जनपद का हिसाब 3% से कम हुई, लेकिन जो हमारा वोट जिसको हम जिस वोट बैंक पे भरोसा करते थे उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है त्रिपाठी साहब, आपसे कनेक्शन जरा डिजिटल इंडिया के जमाने में जरा दूर हो गया था, फिर से आप आ गए हैं, तो यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आई थी। ये लोग कह रहे हैं कि आपका वोटर जो है, यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं शशांक जी कि आपका वोटर जो है जो उदासीन था, आप उसे मतदान केंद्रों तक नहीं खींच पाए। अल्पसंख्यक और इनका जो वोटर है वो तो निकला है। हालांकि वोटर में कैसे पहचान कर लेते हैं ये नेता ही जानते होंगे, तो आप भी समझा दीजिए हमें ये गुणागणित। देखिए, जाति और मजहब की राजनीति 2014 के पहले उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने खूब की है, लेकिन 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन आए हैं। मैं विशेष तौर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो जो सपा बसपा की जातीय समीकरण हुआ करते थे ना, MY का समीकरण हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी जो है जय भीम जय मीम के समीकरण जुड़ा करती थी, ये समीकरण फ्लॉप हो गए हैं। अच्छा। अब सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर सब एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनने का प्रयास करते रहे हैं। और पिछले 3 चुनाव अगर आप देखेंगे, जी आपने क्या कहा बिना जी आपकी आवाज नहीं आ रही। साथ साथ 80-20 वाला भी समीकरण आ गया, ये नया है। 80-20 का समीकरण मैंने पहले भी स्पष्ट किया, मैं फिर बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछली बार 80% विधायक जीते थे। 403 विधानसभा की सीटें हैं, 325 हम जीत के आए थे। मैथमेटिक्स का 8वीं का विद्यार्थी भी ये कैलकुलेट करके बता सकता है कि 325 विधायक 403 विधायकों में से 80% होते हैं। 80% विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। 80% जनता इस बार हमारे साथ है। निश्चित तौर पर हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने जा रहे हैं। हमने अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में 49% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह की सुनामी दिखाई पड़ रही है, जिस तरह की लहर दिखाई पड़ रही है, गरीब जनता नरेंद्र मोदी जी की गरीबोन्मुखी नीतियों के साथ में, योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था के भरोसे के साथ में जिस तरह खड़ी हुई है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए पिछली बार तक नहीं दिखाई पड़ रही है। राहुल देव जी, बीजेपी को तो लहर दिखाई दे रही है, सुनामी दिखाई दे रही है, लेकिन मतदान केंद्रों तक वो लहर जो है हमारे वोटरों को ढूंढते हुए नहीं मिल रही है किसी भी पार्टी के पक्ष में। हम कह रहे हैं सिर्फ मतदाता ही पहुंच जाए, उतनी ही लहर दिख जाए, उतना ही काफी है। अब राकेश जी प्रवक्ता हैं और प्रवक्ताओं का काम जो होता है वो बहुत कुशलता से उसको कर रहे हैं। अभी हम और भी प्रवक्ताओं को सुनेंगे। तो प्रवक्ता का काम ही होता है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ा चढ़ा के बताना। लेकिन जो आपने शुरुआत की थी कि जब मतदान ही कम हो रहा है तो फिर सुनामी का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं, क्योंकि जो पहला प्रमाण होता है, चिन्ह होता है सुनामी का, उसमें मतदान में बहुत उत्साह दिखता है लोगों का, वो उत्साह नदारत है। तो कोई सुनामी नहीं है, कोई बड़ी हवा या आंधी नहीं है। ये इस बार एक सामान्य जिस तरह के मुद्दों पर, स्थानीय जातियों उपजातियों के समीकरणों पर, समुदायों के समीकरणों पर, उम्मीदवार पर आधारित जो मतदान होता रहा है, लगभग उस तरह की धुरी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति लौटती दिख रही है। उसमें कुछ मुद्दे हैं जिसमें जो प्रदेश व्यापी मुद्दे हैं उसमें आप चाहे वो ध्रुवीकरण का मुद्दा भी एक मान लें, महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, कानून व्यवस्था, सुरक्षा का एहसास, ये सारे मुद्दे हैं। और एक नया मुद्दा मैं कहूंगा, या एक नई जाति उपजाति, एक नया वर्ग आया है इस बार जो बीजेपी के पक्ष पे जाता दिखता है, वो है लाभार्थियों का।
जी। तो मुझे लगता है कि इन सब के जो इनका जो इंटरप्ले होगा, जो अलग अलग जगह क्षेत्रों में अलग अलग होगा, उनके आधार पर फैसला निकलने वाला है। जी चलिए, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कांग्रेस की लड़की जो है दम तो भर रही है, लेकिन पहले 4 फेज में समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई वो दोहरा शतक लगा चुके हैं, बीजेपी कहती है कि वो बहुमत पार कर चुके हैं, लेकिन आप जो हैं जहां पर 10% वोट बैंक जो है आप उससे बेहतर करना चाहते हैं, आप खुद को कहां खड़ा पा रहे हैं? लड़की ने कुछ दमखम दिखाया? आप भी अपना दावा ठोक दीजिए। देखिए, मैं कोई दावा नहीं ठोकूंगा और उत्तर प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं और मुझे लगता है कि 10 मार्च का हमें इंतज़ार करना चाहिए। बतौर एक विपक्षी दल, जो भूमिका विपक्षी दल की होनी चाहिए, अगर आप गौर से अपने ही चैनल को जाहिर आप देख रही होंगी और दूसरों को भी और अखबारों को भी, तो पिछले 2-3 वर्षों में अगर विपक्ष की भूमिका किसी पार्टी ने अदा की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो सड़कों पर हर मुद्दे पर, हर उत्पीड़न की हर घटना पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे नजर आए। 18,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पिछले 2 साल के अंदर हुई, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे रहे हो, हाथरस से लेके उन्नाव से लेके उम्भा से लेके हर जगह कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती नजर आई और किसानों के मुद्दे पे संघर्ष करती नजर आई। तो बतौर विपक्षी दल जो एक भूमिका होती है कि जनता के शोक को शक्ति में बदला जाए, वो काम हमने बखूबी किया है, ये दावा बस हम कर सकते हैं। और एक बात और, वो ये है कि किसी भी सरकार का आकलन क्या होता है कि उसका जो दावा रहा हो, जो उसका पिछला घोषणा पत्र रहा हो, जो संकल्प पत्र रहा हो, उसकी कसौटी पर उसे आज कसा जाए। तो सीधी सी बात है, इन्होंने जो दावे किए थे, अभी नीति आयोग ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ये बार बार दावा करते हैं, पर उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों की सूची में 3रे नंबर। अगर इतनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ जो हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपने हमने सबने आपने देखा कहा कि इतनी ज्यादा कमियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि नहीं, तो आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो ये बातें तो सारी चुनावी भाषणों में हर जगह सुन रहे हैं ना सर। अगर आप वही भाषण यहाँ पे रिपीट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना। मैंने आपसे पूछा कि आप किन आधार पर अपना जीत का दम भर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि पहले फेज में, पहले 4 चरणों की सीटों में आप कहां खड़े हैं, कितनी सीटें आपको लगता है आपको मिल जाएंगी? आप इसका जवाब दीजिए ना। मुद्दे क्या है, कांग्रेस कहां खड़ी रही, क्या कांग्रेस की योजना है, ये पूरा हमने सुन लिया सर। हो सकता है आपने पत्रकारिता के साथ ज्योतिष विद्या पढ़ी हो। नहीं सर, कुछ तो एनालिसिस आपने भी किया होगा ना अपना। जब वोटर पहुंचता है, कुछ एक इंटरनल पार्टी एनालिसिस भी होता है ना सर। जी बिल्कुल, आप या तो खुद बोल लीजिए, मुझे जाने दीजिए, आप बोलिए। पंकज जी, मैंने आपको 2 मिनट बोलने का मौका दिया, उसके बाद में बोली हूँ, फिर भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए। आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान होगा, मुझे नहीं। आप फिर आप बोलने नहीं दे रही, अरे बोल तो लेने सर, 3 सेकंड का डिले होता है, जरा सब्र रखिए। आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, मुझे नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बतौर विपक्षी दल हमारा काम जनता के शोक को शक्ति में बदलना है, सामने रखना है। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है, तो नीति आयोग कह रहा है। अगर एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि हत्या और अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो भाई मैं यही तो कह रही हूँ, कितने सारे मुद्दों के साथ आपको कितना आश्वस्त है कि जनता के बीच में ये मुद्दे गुस्सा दिला पाए होंगे और आपको जीत दिला पाएंगे, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। मुद्दे तो हमने सुन लिया आपके, लगातार सुन रहे हैं पिछले 3 महीनों से।